हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक के बाद एक आइटम को तांग सांग खरीद लेता है। इसके बिडिंग अमाउंट को देखकर तो दूसरे भी दंग रह जाते हैं। इस पूरे ही ऑक्शन में तांग सांग छा जाता है। इसके बिडिंग स्टाइल को देखकर तो सभी काफी सरप्राइज होते हैं। अब आगे कोई कैसे 91 के अमेरिकी कॉइन को स्पेंड कर सकता है। इस टाइम पे यही बात है सभी के माइंड में चल भी रहा है। टिहानु एम्परर भी इन्हें देखता है और काउंटडाउन भी स्टार्ट करते हैं, जबकि तांग सांग भी बोली नहीं लगा रहा। फिनिक्स क्लैन के लोग भी बैठे हुए हैं और ये ड्रैगन क्लैन को इतना कीमती ट्रेजर लेकर जाने कैसे दे सकते हैं। इन्हें भी यकीन है कि इस टाइम पे ड्रैगन क्लैन पहले जितने भी आइटम को खरीदे हैं और इसे मिलाकर ये अपने बजट से ऊपर चले जा चुके हैं। इस टाइम पे टिहानु एम्परर का काउंटडाउन भी 3 तक पे आ चुका है और ये लाइट स्पिरिट अब ड्रैगन क्लैन को चला जाता है। इस टाइम पे ड्रैगन क्लैन में सभी काफी गुस्सा भी हो जाते हैं और ये सु आनियो को कहते हैं, ब्रदर हमें ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ को किल कर देना चाहिए। उसके कारण से ही हमें ये लाइट स्पिरिट 91 के का पड़ा है। इस पे सु आनियो कहता है, भूल जाओ, अगर वो नहीं होता फिर ये हमें मिल भी नहीं पाता। तुम्हें क्या लगता है उसके ही कारण से दूसरे रेस भी इसमें बोली भी नहीं लगा रहे थे। इस टाइम पे तांग हुआंग कहता है, ब्रदर तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो। इस पे सु आनियो कहता है, अभी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है एम्परर के पोजीशन को हासिल करना है। ब्लू गोल्ड क्लैन है, फ्यूचर में ये न्यूट्रल रहेंगे और सभी सिटीज में जाकर लाइफ एनर्जी को कंडेंस करेंगे और ये हमारे फैमिली के लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है। और वैसे भी उनके क्लैन के पास पैसा इस टाइम पे सभी क्लैन से काफी ज्यादा है और ये हम सब ने देखा भी है। अगर ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ फ्यूचर में एक एम्परर बनता है फिर वो टिहानु एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। हमारा ड्रैगन क्लैन ये टॉप क्लैन माना जाता है। तुम चाहते हो कि इस जैसे क्लैन के साथ हम पंगा क्रिएट करें। टांग हुआन ये सुनने के बाद ये भी शांत हो जाता है। इधर वीआईपी रूम नंबर 8 में मियाओ शेन तांग संग को कह रही है, तुमने इसे जाने क्यों दिया, हमारे पास पैसे का कमी तो है ही नहीं। ग्रेट एल्डर कहते हैं, हम ज्यादा ड्रैगन क्लैन को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, इस कारण से चीफ ने इसे जाने भी दिया है। इधर टिहानु एम्परर कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था इस लाइट एलिमेंट का कीमत इतना ज्यादा भी चला जाएगा। वैसे ड्रैगन क्लैन को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और अब ये कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में हम लास्ट 3 आइटम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कहने के बाद ब्लैक स्मोक आना स्टार्ट होता है और ऐसा लगता है जैसे कि घोस्ट चिल्ला रहे हो। वुल्फ का भी आवाज सुनने को मिलता है चिल्लाने का। टिहानु एम्परर कहते हैं, अभी जो सभी देख रहे हैं ये एक तरह का स्पिरिट है। मैंने इसे यहाँ पर लेकर आने के बारे में काफी सोचा भी था, हम फिर भी इसे ऑक्शन कर रहे हैं। ये येलो सी में जन्म लिया है, जबकि हमारा क्लैन लक एनर्जी को फेरी कॉन्टिनेंट में कंडेंस करता है, फिर बैड लक के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और ये बैड लक से ही जन्मा है। इसे स्पिरिट ऑफ बैड लक भी बोला जा सकता है। इसका पावर एक एम्परर लेवल के पर्सन के काफी क्लोज है। एक बार कोई भी इसके अंदर चला जाए फिर उसका पूरा ही लक सॉलो हो जाएगा इसके द्वारा। ये कहते हैं, हमने इसे एक बैड लक ऑर्ब में सील कर दिया है ताकि ये इसे बाहर निकल ना सके। अगर ये अपने मास्टर को आइडेंटिफाई कर लेता है फिर ये अपने मास्टर के कमांड पे अपने एनिमी पे भी अटैक कर सकता है। इस ऑर्ब को पर्ल ऑफ डूम भी कहा जा सकता है। अगर कोई इसका यूज करे कंपटीशन में अपने ओपोनेंट पे बैड लक को डालने के लिए, फिर इसका ओपोनेंट भी फाइट नहीं कर सकेगा कंपटीशन में। ये कहते हैं, अगर इसके यूजर के पास ज्यादा गुड लक एनर्जी ना हो फिर वह यूजर मारा भी जा सकता है इसको यूज करने के कारण से, क्योंकि ये अपने मास्टर का गुड लक सॉलो करता है। जब तक ये उसके पास होगा वो धीरे धीरे गुड लक को सॉलो करता ही रहेगा और वीक भी होता जाएगा। ये पर्ल ऑफ डूम एक ग्रेट आर्टिफैक्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये काफी रिस्की भी है। तांग संग इस थिंग को देखता है, ये पहले से भी येलो सी के बारे में जानता है और ये साथ ही जानता है कि बैड लक के कारण से ही ओशियन में सी प्लेग भी आता है। तांग संग एक बात है और भी समझ चुका है कि इस आर्टिफैक्ट को क्यों टिहानु एम्परर ने बनाया है। जो भी इस आर्टिफैक्ट को लेगा उस पर्सन पे टिहानु एम्परर उसके ऊपर नजर रख सकेगा और ये बात तांग संग को पसंद नहीं है। इसका स्टार्टिंग प्राइस से 30,000 अमेरिकी कॉइन पे रखा जाता है। ऑक्शन स्टार्ट होते ही वीआईपी रूम नंबर 1 से 30,000 का बोली लग जाता है, फिर वीआईपी रूम नंबर 6 से 31,000 का बोली लगता है। तांग संग जानता है कि टिहानु एम्परर इस बैड लक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व तो नहीं करना चाहता है। ये बैड लक को कंडेंस करके एक वेपन में बदल दिया है। अगर ये इसे सॉल्व करता है फिर इसका ही गुड लक यूज होता है, मगर ये इसे वेपन में बदलकर इसे सेल कर रहा है। इसके कारण से टिहानु एम्परर को तो पैसा तो मिलेगा ही और साथ ही जो इसे इस्तेमाल करेगा ये उसका प्रॉब्लम हो जाएगा इस बैड लक को मिटाने का। इस बैड लक को कैसे हैंडल करना है ये उसके मास्टर पे ही डिपेंड करेगा। जो भी इसका मास्टर होगा, अगर उसका लक अच्छा होता है फिर उसके लक से ये धीरे धीरे प्यूरिफाई भी हो सकता है, नहीं तो फिर वो खुद ही मारा जाएगा इसके कारण से। इस आइटम का ऑक्शन काफी टाइम तक चलता है और इसका प्राइस भी इंक्रीज कर अब 80,000 अमेरिकी कॉइन पे चला जा चुका है। अब तो काफी कम ही बोली भी लग रहा है। जो भी बिड कर रहे थे अब शांत हो जाते हैं, मगर अभी भी थोड़े बहुत है जो कि अभी भी प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं और देखते ही देखते अब प्राइस भी 1 लाख तक चला जाता है। मियाओ शेन तांग संग से कहती है, ब्रदर हम इसमें पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। इस पर तांग संग कहता है, ये डूम ऑफ पर्ल सही आइटम नहीं है, ये दूसरों को तो बैड लक दे सकता है मगर ये अपने मास्टर को ही नुकसान भी पहुंचा सकता है, फिर ये काफी रिस्की है और ये बेकार भी है। जिसके पास ये वेपन जाएगा ना सिर्फ वो कर्स हो जाएगा बल्कि उसका पूरा ही क्लैन कर्स हो सकता है। इस तरह का डिजास्टर मैं अपने क्लैन में तो लेकर नहीं आ सकता हूँ। एल्डर कहते हैं, चीफ सही कह रहे हैं। ग्रेट एल्डर इस टाइम पे थोड़ा सैड फील करते हैं कि अभी तक तांग संग को कोई भी आइटम ऐसा नहीं मिला है जिसे ये यूज भी कर सके कॉम्पिटिशन के टाइम पे। वैसे तांग संग को काफी गुड आइटम भी मिला है जैसे कि ड्रैगन स्पीयर, लोटस सीड। इधर जब ये बात कर रहे थे फिर ये आइटम को टोटल 1,15,000 में सेल कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है। जब ये आइटम आता है फिर सभी काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये एक पिलर है जो कि आंसेस्टर हॉल में लगे होते हैं, एक एम्परर का पिलर। इसे देखकर तांग संग भी काफी सरप्राइज है और
इस पिलर की हाइट 400 मीटर टॉल है। टिहानु एम्पर कहता है काफी लोग को तो इसके बारे में तो नहीं पता होगा, मगर जो सिटी लॉर्ड के ट्रायल को पूरा किए हैं वो जानते हैं ये क्या है। जब भी कोई भी एम्पर मारा जाता है फिर एक एम्पर टियानजू का जन्म होता है। जो भी एम्पर मारा गया है उसका पूरा ही डिवाइन सेंसेस भी इस एम्पर टियानजू में आ जाता है। ये पिलर को एम्पर टियानजू भी कहा जाता है। जिस भी किसी मॉन्स्टर और स्पिरिट क्लैन के पास ये एम्पर टियानजू होता है उसके लिए ही सम्मान की बात होता है। यही एम्पर टियानजू एक सिटी लॉर्ड को रिकॉग्नाइज भी करता है, टिहानु एम्पर कहते हैं। मगर ये पिलर एंसेस्टर कोड के एम्पर के मारे जाने से क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि एक आउटसाइडर के कारण से है। मॉन्स्टर और स्पिरिट क्लैन के अलावा दूसरा एक एम्पर था, उसके मारे जाने के कारण से ही ये हुआ है। ये सुनकर सभी भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये एम्पर यहाँ से नहीं था, तो फिर ये एम्पर कहाँ से था। टिहानु एम्पर कहते हैं ये एम्पर कोई मॉन्स्टर और स्पिरिट क्लैन से नहीं था, बल्कि ये एक ह्यूमन रेस से एक एम्पर बना था जो आज भी स्लेव है। एक समय में इनका रेस एक एम्पर को जन्म दिया था और वो काफी पावरफुल भी हुआ करता था। ये सुनकर मी गोंजी भी काफी सरप्राइज होती है। तांगसंग भी ये सुनता और ये भी काफी सरप्राइज होता है। तांगसंग भी अब समझ जाता है कि क्यों टिहानु एम्पर ह्यूमन से इतना ज्यादा डरता भी है। सच में एक ह्यूमन था जो कि इस वर्ल्ड में एक एम्पर लेवल पे भी जा सका था। ये ह्यूमन एक समय में ब्लैक स्मिथ हुआ करता था। इसके पास कोई भी ब्लड लाइन टैलेंट नहीं था। ये एक डिफरेंट रास्ते को चूज किया था कल्टिवेट करने के लिए। ये अपने समय में पावरफुल वेपन को क्रिएट कर काफी ज्यादा रेपुटेशन को गेन किया था। जबकि इसके वेपन काफी अच्छे थे, इस कारण से भी इसे काफी पैसे भी मिले और उस पैसे से ये डिफरेंट रेसेस के ब्लड को खरीदता और उसे यूज कर अपने वेपन में डालता, जिससे वेपन भी पावरफुल बनता है। और ये पर्सन वेपन को पावरफुल बनाने के लिए रिसर्च भी करता गया था। इसमें इसे 50 साल भी लग गए और उसे 50 साल बाद एक ऐसा मेटल मिला जो कि किसी भी ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता था। और उस मेटल में उसने डिफरेंट मॉन्स्टर और स्पिरिट के ब्लड को भी ऐड किया था। वो एलॉय एक तरह का पेपर में बदल गया और वो उसके साथ में अपना इम्प्रिंट भी उसमें ऐड कर दिया, जिसके कारण से उसे पेपर से उसे काफी लाइफ एनर्जी भी मिला और उसका लेवल तुरंत ही इंक्रीज कर गया। तुरंत ही वो 9 टियर तक पे चला भी गया था उस टाइम पे। इस न्यू पावर को पाकर वो अपने रिसर्च को आगे तक जारी रखने का सोचा भी और इस तरह से कंटिन्यू वो रिसर्च भी करता गया और एक दिन वो सक्सेसफुली एम्पर भी बन सका था। उस टाइम पे जो भी एंसेस्टर कोर्ट में थे वो उसे कैच किए जब वो एम्पर लेवल पे चला गया था और उसे पकड़कर पूछताछ किया गया कि उसने ये कैसे किया। उसने सभी थिंग्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया, मगर वो उस एलॉय के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो सुसाइड कर लिया था। इससे पहले कि उसे टॉर्चर भी किया जाता और थिंग्स को पूछा भी जाता, वो मारा गया। एंसेस्टर कोड काफी रिसर्च किए थे उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, इस मैटर पे, मगर उस टाइम के एंसेस्टर कोड को कुछ भी पता नहीं लगा था। टिहानु एम्पर कहते हैं इस ऑक्शन में जो भी इसे जीतेगा वो एंसेस्टर कोड में जा सकता है, इस पिलर के पास में। ऑक्शन में जो भी बिडर जीतेगा उसे पिलर तो नहीं मिलेगा, मगर वो पिलर के पास में जाकर इसके पास में इनहेरिटेंस को गेन करने का ट्राई कर सकता है। साथ ही उसका क्लाइंट भी इसमें पार्ट ले सकता है। अगर कोई भी इनहेरिटेंस को गेन कर लेता है फिर वो पक्का ही एक एम्पर लेवल पे जा सकता है। मगर एक बात मैं बता दूं, अब तक कोई भी इसके इनहेरिटेंस को गेन नहीं कर सका है, ना ही कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई स्पिरिट और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग से। इसका स्टार्टिंग प्राइस 50,000 अमेरिकी कॉइन रखा जाता है। इस टाइम पे तांगसंग और मी गोंजी ये दोनों इस स्टोरी को सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं और साथ ही काफी स्टंट भी होते हैं कि एक ऐसा एबिलिटी है जिसके लिए ह्यूमंस को ना सिर्फ किसी भी मॉन्स्टर और स्पिरिट के ब्लड पे डिपेंड रहना होगा, बल्कि ये खुद के दम पे ही कल्टीवेट कर सकते हैं। तांगसंग भी इस पर सोचता है कि क्या टिहानु एम्पर ये आइटम इसलिए लेकर आया है क्योंकि ये ह्यूमन को कैच करना चाहता है, जैसे कि मी गोंजी को, कि ये आगे क्या करेगी। इधर मी गोंजी वीआईपी रूम नंबर 11 में अपनी मदर की ओर देखती है और कहती है कितना अमेरिकी कॉइन है हमारे पास में। प्रिंसेस कहती है ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, मगर टिहानु एम्पर यही चाहता है कि तुम इसके जाल में फंस जाओ। तुम्हारा ह्यूमन ब्लड एंसेस्टर कोड के द्वारा हमेशा से डिसलाइक किया गया है। ये सुनकर मी गोंजी भी साइलेंस हो जाती है। ये कहती है अगर मैं इसे नहीं करती हूँ फिर मैं अपने पूरे ही लाइफ हमेशा ही रिग्रेट करती रहूंगी कि मेरे पास चांस था और मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रिंसेस कहती है अभी हमारे पास टोटल 1,50,000 अमेरिकी कॉइन है जिसे यूज किया जा सकता है कैरी सिटी को बिना डैमेज किए हुए। प्रिंसेस कहती है अगर वो बच्चा नहीं होता फिर तुम्हारे फादर अभी जिंदा नहीं हो पाते और वो अभी ह्यूमंस के लीडर नहीं बनते, जबकि वो ह्यूमंस को लीड कर रहे हैं फिर मैं भी उनका ही हिस्सा हूँ। डू इट, अगर तुम ये करना चाहती हो करो, फिर तुम इसे यूज कर सकती हो, तुम जितने चाहो पैसों को यूज कर सकती हो। ये सुनकर मी गोंजी प्रिंसेस को गले लगा लेती है, लेकिन तुरंत ही इसे सुनाई देता है एक पर्सन जो कि बिड करता है डायरेक्टली 1 लाख अमेरिकी कॉइन को बिड कर देता है। ये सुनकर मी गोंजी कहती है ये लड़का अभी भी इसके पास इतना पैसा है, ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अपना तांगसंग ही है। स्टार्टिंग में ही ये इतना ज्यादा प्राइस को राइज कर चुका है कि कोई भी इससे पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता। वीआईपी रूम नंबर 2 से बोली लगता है 1,100,000 का, वीआईपी रूम नंबर 9 से बोली लगता है 1,02,000 का। मी गोंजी भी बोली लगाती है 1,03,000 का। ये सुनकर तांगसंग भी पीछे इस बार नहीं रहता और ये सीधा 1,50,000 का बिड लगा देता है। ये सुनकर ऑडियंस फिर से शोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर ऑडियंस भी कहते हैं क्या ब्लू गोल्ड क्लैन पागल हो गया है। इस टाइप पर मी गोंजी भी काफी गुस्सा हो जाती है। इसका अपर लिमिट जितना था उतना तक में अब तो बोली लग चुका है। मी गोंजी इस टाइम पे आने वाले कंपटीशन के अपना पोजीशन सेमीफाइनल में एंटर करने का जिन मियाओलिन से एक्सचेंज करने का भी सोचती है। टिहानु एम्पर ये प्राइस को सुनकर ये भी काफी सरप्राइज है। ये पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मी गोंजी इसमें आगे रहेगी और अगर इसे इनहेरिटेंस मिल जाता फिर ये इसे पता करते कि क्या सीक्रेट है आखिरकार, लेकिन अभी तो ब्लू गोल्ड क्लैन के लोग ही आगे चल रहे हैं। हालांकि मी गोंजी अभी भी बिड करती है 1,51,000 तक पे। ये सुनकर तांगसंग फिर से बोली लगाता है और
प्राइस को इंक्रीज कर अभी 1,60,000 तक पे कर देता है। इस टाइम पर मी गोंजी का डिवाइन सेंसस भी रिलीज होता है। इसे देखकर टिहानु वैम्पर भी इसे वार्निंग देता है कि ये अभी ऑक्शन में है, यहाँ पे जो भी ज्यादा कीमत को ऑफर करेगा उसे ये आइटम मिलेगा। आइटम उसका ही होगा। टिहानु वैम्पर अब काउंटिंग करना भी स्टार्ट कर देता है 1, 2 और 3 और कोई भी इस टाइम पे बिड भी नहीं करता और ये आइटम तांगसंग को चला जाता है। इस टाइम पर ड्रैगन क्लैन भी समझ जाते हैं कि लाइट स्पिरिट के टाइम पे अगर तांगसंग पीछे नहीं हटा होता फिर इन्हें भी ये मिल नहीं पाता, जबकि सभी देख चुके हैं कि इस बार भी तांगसंग टोटल 1,60,000 अमेरिकी कॉइन को स्पेंड किया है, तो ये समझ चुके हैं कि तांगसंग के पास तो पैसे का बिल्कुल भी कमी नहीं है। इधर मी गोंजी काफी गुस्सा हो जाती है मगर ये कुछ कर भी नहीं सकती है। शुकुन भी कहती है गुस्सा मत हो, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं सकते इस मामले में। टिहानु वैम्पर कहते हैं ये ऑक्शन काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। ऊपर स्काई से एक फिगर आता है, ये फायर में जल रहा होता है। ये इमॉर्टल डीमन एम्परर है। लास्ट आइटम के लिए ये भी आ चुके हैं स्टेज पे। ये आइटम फिनिक्स क्लैन से ही है। ये कहते हैं इस ऑक्शन में सबसे पावरफुल आइटम ये होने वाला है। ये एक ऐसा डिवाइन वेपन है जिससे 2 एम्परर मिलकर रिफाइन किए हैं, एक तो इमॉर्टल डीमन एम्परर का फादर और दूसरी फायर ड्रैगन एम्परर जो पहले हुआ करते थे, और ये दोनों मिलकर इस आर्टिफैक्ट को रिफाइन किए थे। जब क्रिस्टल डीमन एम्परर उस टाइम पे एम्परर नहीं बनी थी, वो दोनों ही गुड फ्रेंड हुआ करते थे। हालांकि टाइम के साथ इस वेपन का पावर भी कम होता गया, जबकि इसमें कंटिन्यूअस फिनिक्स और ड्रैगन का पावर नहीं मिल रहा था, तो फिर ये आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को आइडेंटिफाई नहीं करता। जो भी इसे होल्ड करेगा वो इसे डायरेक्टली यूज कर सकता है। ये आर्टिफैक्ट फायर और लाइफ को जनरेट कर सकता है, एक ऐसा फायर जो कि पूरा ही डिफेंस देता है, एक कंप्लीट डिफेंस, और इसके डिफेंस को कोई भी पावर इस वर्ल्ड का ब्रेक नहीं कर सकता है, मगर इसे एक बार ही यूज किया जा सकता है। सेकंड टाइम पे यूज करने पे ये बॉडी और सोल दोनों को ही बंद कर सकता है अपने यूजर का, तो एक पर्सन ज्यादा टाइम इसका यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे पास ऑन किया जा सकता है आगे। एक ऐसा डिवाइन वेपन जो कि सभी एम्परर के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। इस तरह का वेपन को देखकर तांगसंग सोचता है इसे इमॉर्टल डीमन एम्परर मी गोंजी को क्यों नहीं दी है उसे यूज करने के लिए। ये सोचते हैं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो सकता है। अब इसका ऑक्शन भी स्टार्ट होता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस से 1 लाख पे रखा जाता है। तांगसंग अभी भी हेजिटेट करता है, मगर फिर ये मन बना लेता है कि ये ट्राई करेगा और देखेगा कि इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। तांगसंग सीधा 1,50,000 अमेरिकी कॉइन बिड कर देता है स्टार्टिंग में ही। ये सुनकर दोनों एम्परर स्टेज पे ये सीधा वीआईपी रूम नंबर 8 की ओर में देखने लगते हैं। इस बार ऑक्शन में तांगसंग आग लगा रहा है अपने पैसे से। इसका बिल्डिंग स्टाइल है ही इतना इंटरेस्टिंग। ब्लू गोल्ड क्लैन का रेपुटेशन भी एज ए रिचेस्ट क्लैन अब बन चुका है। वीआईपी रूम नंबर 1 और 2 दोनों ही बिड करते हैं। अब प्राइस 1,60,000 पे चला जा चुका है। इस टाइम पे तांगसंग शांत हो जाता है। इधर प्राइस अभी भी इंक्रीज कर रहा है और अब 1,90,000 पे चला जा चुका है। ग्रेट एल्डर कहते हैं चीफ हमें इस आर्टिफैक्ट को लेना चाहिए, इस जैसा आर्टिफैक्ट हमारे लाइफ को सेव कर सकता है। इस पे तांगसंग कहता है अगर हम इस तरह से बिड करते हैं फिर हमें ये आइटम काफी कीमत पे मिलेगा और सभी क्लैन हमारे पैसे पे शक करने लगेंगे और साथ ही हमारे क्लैन का फ्रूट का वैल्यू भी कम कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। हम वैसे भी काफी सारे आइटम्स को जीत चुके हैं, इसे भूल जाते हैं। तांगसंग इस ऑक्शन में काफी गुड आइटम को भी लिया है, जैसा कि नेकलेस, फिर हार्ट ऑफ नेचर, फिर शुआनवू शील्ड जो कि अपने आप में ही एक काफी डिफेंसिव शील्ड है जो कि काफी डिफेंस को देता है। और तांगसंग को लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि शुआनवू शील्ड के डिफेंस को भी ब्रेक कर सके। इधर प्राइस भी अभी भी इंक्रीज कर रहा है और अब टोटल 2 लाख तक पे चला जाता है। ये आइटम लास्ट में लिंग यांग जो कि सनफ्लावर क्लैन से ये जीत जाते हैं 2,30,000 अमेरिकी कॉइन पे। इसके साथ ही अब ऑक्शन भी खत्म हो चुका है। एम्परर गार्ड करेंगे और आइटम को जो भी बिड किए हैं उसे दिया जाएगा। तो एम्परर सभी बिडर को अपने अपने अमेरिकी कॉइन को प्रिपेयर करने को कहते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।